नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द हिस्ट्री यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, भारत के महानतम सम्राटों में से एक सम्राट या फिर महाराजा छत्रपति शिवाजी और उनका मराठा साम्राज्य बहुत ही आसान शब्दों में हम समझने वाले हैं। आपको ये पता होना चाहिए कि शिवाजी के राज्य क्षेत्रफल से बड़ा उनके सम्मान का क्षेत्रफल था। उनका सम्मान उनके कद से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। यही कारण है कि क्रांतिकारियों ने उनसे काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा ली और आज भी उनसे प्रेरणा ली जा सकती है। मराठा साम्राज्य ने बड़े बड़े मंदिर, बड़े बड़े साम्राज्यों या फिर बड़े घरानों या फिर महलों का निर्माण नहीं किया। मराठा साम्राज्य ने उन आदर्शों का निर्माण किया जिन्हें आज हम सीख सकते हैं, क्योंकि एक छोटे से राज्य ने मुग़ल जैसे बड़े साम्राज्य को हिलाकर रख दिया था और एक समय पर मुग़ल राजनीति पर पूरा प्रभाव मराठों का था। तो वो कैसे ये सब हुआ, ये जानने के लिए आपको इस वीडियो को देखना होगा। दोस्तों, मराठा साम्राज्य से जुड़ी एक वीडियोज़ की प्लेलिस्ट पहले से ही चैनल पर है, जहाँ पर आपको काफ़ी ज़्यादा वीडियोज़ 28 से 30 वीडियो आपको देखने को मिल जाएंगे। इस वीडियो का उद्देश्य उन सभी वीडियोज़ के सार को समेटना है और सिर्फ मराठा साम्राज्य को आसान शब्दों में आप तक पहुंचाना है। इसलिए इस वीडियो से आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है, बस ध्यान से सुनिएगा। और अगर आपको नोट्स की ज़रूरत हो या फिर आपको और कुछ जानना हो तो आप उन वीडियोज़ को देख सकते हैं मराठा साम्राज्य की प्लेलिस्ट में जाकर, जो कि इसी चैनल में है। ठीक है, तो दोस्तों, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये समझते हैं कि मराठा साम्राज्य कैसे मराठा साम्राज्य बना, क्यों मराठा साम्राज्य की ज़रूरत पड़ गई और क्यों मुग़लों के खिलाफ ही ये गए और दूसरों के खिलाफ क्यों नहीं गए, मुग़लों के साथ क्यों नहीं गए। तो दोस्तों, जो मुग़ल सम्राट थे या फिर मुग़लों की नीतियों के कारण ऐसा हुआ। आपने देखा कि अकबर के समय पर ऐसी घटनाएं घटित नहीं हुई, सिर्फ आपको महाराणा प्रताप देखने को मिलते हैं और उनका भी ये था कि मैं मातृभूमि पर किसी और को आने नहीं दूंगा और अपनी मातृभूमि को स्वतंत्र ही रखूंगा। इस कारण उन्होंने हल्दी घाटी का युद्ध किया, हालांकि वे हार गए और उनके आने वाले वंशजों ने मुग़लों की अधीनता स्वीकार कर ली। क्यों कर ली? क्योंकि मुग़लों ने सभी धर्मों को साथ लेकर चलने की पद्धति अपनाई और जो अकबर ने दीन इलाहिया सुलह कुल की नीति अपनाई, यानी कि सभी धर्मों का सम्मान करना, सभी के साथ में मैत्री भाव करना। और अकबर ने राजपूतों के साथ जो वैवाहिक संबंध स्थापित किए, जहांगीर ने भी किए, शाहजहां ने भी किए, और जो उनके साथ मित्रता स्थापित की, उसके चलते ये हुआ कि उनका साम्राज्य बहुत फैला और शांतिपूर्ण तरीके से आगे बढ़ता गया। लेकिन औरंगज़ेब इन पद्धतियों को नहीं अपना पाया, वो सुलह कुल की पद्धति को नहीं अपना पाया। वो 1658 में गद्दी पर बैठा और 1707 तक मुग़ल सम्राट बना रहा। शुरुआत में उसने काफ़ी प्रयास की कि वो सहिष्णु बने रहे, लेकिन कुछ ऐसे गुरु, ऐसे चेले चपाटे उसकी संगत में पड़ गए, जिसके चलते वो धीरे धीरे कठोर से कठोर होता गया और कट्टरवाद की तरफ बढ़ गया। यही कारण है कि बीड़ा बजाने का शौकीन होने के बावजूद, संगीत सुनने के शौकीन होने के बावजूद उसने इन चीज़ों पर प्रतिबंध लगा दिया। वह इतना क्रूर और कट्टर शासक बन गया कि जहां उसके पूर्वज सामान्य तौर पर शिया धर्म को मानकर चल रहे थे, वह एक कट्टर सुन्नी संप्रदाय में तब्दील हो गया और उसने धीरे धीरे धर्मांतरण और हिंदू मंदिरों या फिर हिंदू साम्राज्यों पर आक्रमण करना काफ़ी ज़्यादा जारी रखा। यही समय था कि दक्षिण भारत में विजयनगर साम्राज्य का पतन हो चुका था और बीजापुर, गोलकुंडा, बीदर, बरार जैसे मुस्लिम राज्यों का निर्माण हो चुका था, जो हिंदू बाहुल जनता पर धार्मिक तौर पर अत्याचार कर रहे थे। यही कारण है कि इन अत्याचारों से छुटकारा पाने के लिए इनका संगठित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। अब इन्हें शिवाजी ने ही संगठित क्यों किया और ये महाराष्ट्र में ही क्यों पनपे, ये दूसरे क्षेत्रों में क्यों नहीं पनपे? तो पहले हम ये समझते हैं कि महाराष्ट्र में ही मराठों का उदय क्यों हुआ। दोस्तों, देश के अन्य भागों में जाति पाति बहुत ज़्यादा थी, देश के अन्य भागों में महिला पुरुष में असमानता बहुत ज़्यादा थी और धार्मिक आडंबर बहुत ज़्यादा थी। जहाँ पर दूसरे क्षेत्रों में जो धार्मिक आंदोलन थे उनकी शुरुआत होने में अभी काफ़ी कसर थी, वहीं पर यहाँ पर 14वीं-15वीं शताब्दी से ही 17वीं शताब्दी के दौरान तक भी जो धार्मिक आंदोलन थे वो चल रहे थे, चाहे वो तुकाराम हो या फिर वो
सखाराम हो और इनका वाराकरी संप्रदाय हो, विट्ठल संप्रदाय हो जो कि पंढरपुर में चल रहा था, और संत रामदास हो, समर्थ रामदास हो जो कि शिवाजी के गुरु भी थे। इन लोगों ने छुआछूत, सामाजिक असमानता को दूर किया भक्ति आंदोलन के जरिए, जिसके चलते क्या हुआ, जिस क्षेत्र को हम महाराष्ट्र कहते हैं, जिसमें मध्य प्रदेश के, कर्नाटक के, तेलंगाना के कुछ क्षेत्र भी रहे होंगे, क्योंकि आज की भौगोलिक स्थिति के हिसाब से उस समय की भौगोलिक स्थिति तो नहीं थी। तो उस समय पर क्या हुआ कि सभी में समानता आई और महाराष्ट्र एक निर्धन क्षेत्र था। आज भले ही महाराष्ट्र देश का सबसे ज़्यादा धनी वाले राज्यों में जाना जाता हो, लेकिन उस समय पर यहाँ पर वैसा नहीं था, क्योंकि पठारी क्षेत्र है, कृषि बहुत कम होती है और जो होती है उसमें भी काफ़ी मेहनत लगती है, जिसके चलते महिला पुरुष दोनों बराबर खेती किसानी और कामकाजों में हिस्सा लेते थे। आर्थिक असमानता नहीं थी, जिसके चलते लोगों में आर्थिक रूप से भेदभाव नहीं था। साथ ही साथ जब महिलाएं खेतों में भाग लेती थी तो अन्य सामाजिक हिस्सों में भी भाग लेती थी, जिसके चलते ये फायदा हुआ कि यहाँ पर स्त्री पुरुष में विभेद नहीं था और दोनों समाज का समान रूप से हिस्सा लेकर चल रहे थे। और दूसरा कारण ये हो जाता है कि अत्याचारों, जो धार्मिक अत्याचार थे उनकी बात हमने कर ली। यहाँ पर जो भौगोलिक स्थिति थी उसके चलते ये हुआ कि आसानी से ये दुश्मन सेनाओं को हरा सकते थे। क्यों? क्योंकि ये गोरिल्ला पद्धति का इस्तेमाल या छापामार पद्धति का इस्तेमाल कर रहे थे। महाराष्ट्र वनों और विंध्याचल पर्वत हो या फिर अलग अलग पर्वत श्रेणियों से घिरा हुआ है, और जिसके चलते यहाँ पर बहुत ज़्यादा ऊंचे नीचे पठार आपको देखने को मिलेंगे, जिसके चलते घने जंगल थे और इन घने जंगलों में छिपकर एक छोटी सी सेना के साथ भी एक बड़ी सेना पर हमला करना आसान था। यही कारण है कि जहाँ पर महाराष्ट्र की भूमि में मराठों ने बड़ी बड़ी सेनाओं को धूल चटाई, वहीं पर ये पानीपत के मैदान में अब्दाली की सेना से हार गए, जहाँ पर ये जीत सकते थे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इन्होंने मैदानी क्षेत्रों में युद्ध लड़ा, जहाँ पर छापामार पद्धति नहीं अपनाई जा सकती थी। तो यहाँ पर ये पृष्ठभूमि तैयार हो गई कि कैसे औरंगज़ेब ही इनका विरोधी बना और कैसे मराठे महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही उत्पन्न हुए। अब ये देखते हैं कि शिवाजी ही इनके नेता क्यों बने। शिवाजी ही इनके नेता इसलिए बने क्योंकि शिवाजी के पास में पृष्ठभूमि थी। शिवाजी के पिता शहाजी भोसले एक अच्छे व्यक्ति थे और वो राजनीतिक समझ और राजनीतिक पद उनके पास था। शाहजी भोसले बीजापुर के सुल्तान के यहाँ नौकरी करते थे और वे वहाँ पर बहुत ज़्यादा उच्च पद पर पहुँच गए थे, और मैसूर के पठार तथा पूर्वी कर्नाटक में अपने लिए उन्होंने एक जागीर भी प्राप्त कर ली थी। साथ ही साथ शिवाजी का बचपन से ही जीवन काफ़ी बेहतर था। उनकी माता ने उन्हें रामायण महाभारत जैसे किस्से कहानियाँ सुनाकर उन्हें वीर गाथा या फिर वीरता से भर दिया था। साथ ही साथ उनके पिता के दोस्त दादा कोंडदेव, जो उनके गुरु थे, शैक्षिक गुरु थे, उनसे भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे और तलवारबाजी बहुत सारी चीज़ें उन्होंने उनसे सीख ली थी। साथ ही साथ समर्थ रामदास से भी वे काफ़ी ज़्यादा आध्यात्मिक तौर पर प्रभावित थे। दोस्तों, यहाँ पर ये भी समझ लीजिए कि शिवाजी उन्होंने एक सामान्य निर्धन, बहुत ही सामान्य से सामान्य परिस्थितियों में उन्होंने जीवन जिया, क्योंकि उनके पिता को ये डर था कि कहीं जो बीजापुर के सुल्तान थे वो उनके बच्चों को ना मरवा दे, और एक दूसरा रीज़न ये भी था कि उनके पिता ने दूसरा विवाह कर लिया था, जिसके चलते उन्होंने उनकी पहली पत्नी को महाराष्ट्र के क्षेत्र में भेज दिया था और वे अलग अलग किलों में अलग अलग समय में बदल बदल कर रहते थे सुरक्षा की दृष्टि से। जिसके चलते क्या हुआ कि अलग अलग क्षेत्रों के लोगों से उनका संपर्क हुआ, उनके अंदर डाउन टू अर्थ ज़मीन से जुड़ाव पैदा हुआ और उन्हें ये समझ में आया कि उन्हें अब लड़ना है। साथ ही साथ उनके पिता एक बड़े जागीरदार और बड़े पहुंच के व्यक्ति थे, तो उनके अंदर राजनीतिक समझ का विकसित होना लाजमी था। तो यहाँ पर से हमने समझने का प्रयास किया कि कैसे पृष्ठभूमि तैयार हुई मराठा साम्राज्य की। आइए अब कुछ नोट्स के ज़रिए हम बहुत ही रटर-पटर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। मैं पहले ही बता रहा हूँ कि नोट्स मत बनाना, सिर्फ सुनते जाना, और वीडियो को अगर आप चाहें तो देख सकते हैं या फिर आपकी मर्ज़ी भैया, मैं क्या बताऊँ। यहाँ पर देखिए मराठा साम्राज्य की इस नोट्स को आप देखिए, ये NCERT की क्लास किससे है, ये NCERT
के अध्याय 10 से है, कक्षा 7वीं के। ठीक है, तो अब इसे आप देखिए यहाँ पर क्या किस तरह से इन्होंने समझाया है। मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 17वीं सदी के अंत तक दक्कन में शिवाजी के नेतृत्व में एक शक्तिशाली राज्य के उदय की शुरुआत हुई, जिससे अंततः एक मराठा राज्य की स्थापना हुई। शिवाजी का जन्म 1630 शाहजी और जीजाजी बाई से हुआ था। अब 1630 अगर कभी पूछा भी गया तो 1630 लगाइएगा, क्योंकि एनसीईआरटी में ये लिखा है और एनसीईआरटी प्रमाणिक माना जाता है। अपनी माता और अभिभावक दादा कोंडदेव के मार्ग निर्देशन में शिवाजी कम उम्र में ही विजय पथ पर निकल पड़े। जावली पर कब्जे ने उन्हें मावल पठारों का अविवादित मुखिया बना दिया। और मावल पठार इसलिए क्योंकि जिस क्षेत्र में इनका जन्म हुआ था उस क्षेत्र को मावल देश कहा जाता है। दोस्तों, जिसने उन्हें क्षेत्र विस्तार के पथ प्रशस्त किया। बीजापुर और मुगलों के खिलाफ उनके कारनामे ने उन्हें विख्यात व्यक्तित्व बना दिया। वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला युद्ध कला का इस्तेमाल करते थे। ये क्या होती है, यह मैंने अपने वीडियोस में बताया हूँ, लेकिन फिर भी मैं आपको बता दूं कि एक ही बार में दुश्मन पर चारों तरफ से एक ही बार में आक्रमण कर देना। गुरिल्ला जो होता है वो अचानक से आक्रमण करता है, इसलिए अचानक से जब आप अपने दुश्मन पर चारों तरफ से टूट पड़ते हैं तो उसे भागने का मौका नहीं मिलता है और वो परास्त हो जाता है। तो ये जंगलों में छिपे रहते थे। एक सेना तो सामने से आती थी कि लो भैया हम आ रहे हैं, और सामने वाले को लगता था कि बस इतने 15-20 लोगों को निपटा दो और हमारा काम हो जाएगा। पता चल रहा था कि वो दुश्मन सेना आधे रास्ते तक पहुंची और 60-70 लोग आगे पीछे से निकल कर आ गए और काम खत्म। दोस्तों, वे अपने विरोधियों के खिलाफ प्रायः गुरिल्ला पद्धति का उपयोग करते थे। चौथ और सरदेशमुखी का आधारित राजस्व संग्रह प्रणाली की सहायता से उन्होंने एक मजबूत मराठा राज्य की नींव रखी थी। चौथ जो होता था, इनके साम्राज्य दो प्रकार से बटा हुआ था। साम्राज्य का वो हिस्सा जो सीधे मराठा राजा के नेतृत्व में था, यानी कि छत्रपति के अंडर जो सीधा राज्य आता था, और दूसरा वो क्षेत्र था जहाँ पर इन्होंने जीत हासिल कर ली थी और वहाँ पर के जो राजा थे या फिर जो सरदार थे उन्होंने इनकी अधीनता स्वीकार कर ली थी और कह दिया था कि भैया हम समय समय पर आपको टैक्स भेज देंगे। तो जो इनका क्षेत्र था उसे कहते थे सरदेशमुखी, जहाँ पर 8 से 10% ये टैक्स वसूलते थे। और जो चौथ था वो क्षेत्र जहाँ पर इन्होंने कब्जा करके छोड़ दिया है और वहाँ पर से बकायदा टैक्स आ रहा है। सीधे तौर पर समझे तो सरदेशमुखी वो क्षेत्र कहलाता था जो सीधे तौर पर छत्रपति के अधीन होता था, और चौथ वो क्षेत्र कहलाता था जो सीधे तौर पर छत्रपति के अधीन नहीं होता था। चौथ में 27% के आसपास टैक्स वसूल करते थे ये, यहाँ पर आगे आप देखेंगे। तो दोस्तों, जो मराठा साम्राज्य एक शक्तिशाली क्षेत्रीय साम्राज्य था जो मुगल साम्राज्य का लगातार विरोध करके उत्पन्न हुआ था। शिवाजी 1627 से 1680 इनका जीवन काल था। ने शक्तिशाली योद्धा परिवार देशमुख की सहायता से एक राज्य की स्थापना की। अत्यंत गतिशील कृषक पशुचारण कुनवी जो वहाँ पर की क्षेत्रीय जाति है जो कि कृषि और पशुचारण करती है, इन्होंने मराठों की सेना में स्थान पाया और आगे जाकर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सहायता की मराठों के साम्राज्य निर्माण में। साथ ही कुर्मी नाम की एक अलग जाति होती है जो कि ज़्यादातर आपको गुजरात में देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको पाटीदार, पटेल, रावत, सिंधिया आदि देखने को मिलते हैं। शिवाजी ने प्रायद्वीप में मुगलों को चुनौती देने के लिए इस सैन्य बल का प्रयोग किया। शिवाजी की मृत्यु के पश्चात मराठा राज्य में प्रभावी शक्ति चित्पावन ब्राह्मणों के एक परिवार के हाथों में चल गई, जो शिवाजी के उत्तराधिकारी शासनकाल में पेशवा कहलाए। यानी कि जो भट्ट परिवार थे चित्पावन के ब्राह्मण, जैसे कि बालाजी विश्वनाथ हो गए, बाजीराव प्रथम, बाजीराव सेकंड, बालाजी बाजीराव, तो ये जो थे ये इनके प्रधानमंत्री थे और आगे चलकर ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और एक समय पर 1748 के आसपास जो छत्रपति होते हैं वो अपने प्रशासनिक और सैनिक दोनों दायित्व किसको सौंप देते हैं, पेशवा को सौंप देते हैं। तो कह सकते हैं कि एक समय पर आगे चलकर पेशवा मराठा साम्राज्य के सर्वेसर्वा बनने वाले थे।
दोस्तों, पुणे में मराठा साम्राज्य की राजधानी बनाई जाती है। पेशवाओं की देखरेख में एक अत्यंत सफल सैन्य संगठन का विकास कर दिया गया। उनकी सफलता का रहस्य यह था कि वे मुगलों के किलाबंद इलाकों से टक्कर न लेते हुए उनके पास के चुपचाप निकलकर शहरों कस्बों पर हमला बोलते थे और मुगल सेना से ऐसे मैदानी इलाकों में मुठभेड़ लेते थे जहां रसद पाने और कुमक आने के रास्ते आसानी से रोके जा सके। यानी कि भले ही मैदानी इलाके में लड़ेंगे, लेकिन जहाँ से सेनाएं आएंगी वो संकरा रास्ता होगा। इसलिए जब सेना परास्त होकर भागने लगेगी या फिर उनके लिए रसद आएगी, रसद मतलब कि युद्ध की सहायक सामग्री आएगी, तो ये उन सकरों रास्तों पर मराठे पहले ही जाकर बैठ जाएंगे और उनका वहाँ पर कल्याण कर देंगे। 1720 से 1761 के बीच में मराठा साम्राज्य काफ़ी विस्तार हुआ। उसने सने सने और काफ़ी सफलतापूर्वक मुगल साम्राज्य को क्षति पहुंचाई। 1720 के दशक में तक मालवा और गुजरात मुगलों से छीन लिए गए। 1730 के दशक तक मराठा नरेश को समस्त दक्कन प्रायद्वीप के अधिपति के रूप में मान्यता मिल गई और साथ ही इस क्षेत्र में चौथ और सरदेशमुखी वसूलने का अधिकार भी उन्हें मिल गया। अब देखिए, चौथ और सरदेशमुखी को यहाँ पर देख लिए। चौथ जमींदारों द्वारा वसूल किए जाने वाले भू राजस्व का 25% दक्कन क्षेत्र में इनको मराठा वसूलते थे। यानी कि वो क्षेत्र जो सीधे इनके अधीन नहीं होता था, इनके जमींदार कर वसूलते थे। सरदेशमुखी दक्कन में मुख्य राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जाने वाला भू राजस्व का 9 से 10%। अब यहाँ देख लीजिए, सरदेशमुखी में जमींदार नहीं वसूल रहे, सीधे राजस्व संग्रहकर्ता को दिए जा रहे हैं। यानी कि ये क्षेत्र मराठा छत्रपति के अधीन आता था। सर यानी कि हमारे सर, हमारे क्षेत्र के लोगों से ही हम वसूलेंगे। यहाँ पर देखिए, 1737 में दिल्ली पर धावा बोलने के बाद मराठा प्रभुत्व की सीमा में तेजी से बढ़ी। वे उत्तर में राजस्थान और पंजाब, पूर्व में बंगाल और उड़ीसा तक, दक्षिण में कर्नाटक और तमिल एवं तेलुगु प्रदेशों तक फैल गई। इन क्षेत्रों को औपचारिक रूप से मराठा साम्राज्य में शामिल नहीं किया गया, मगर मराठा प्रभुसत्ता को स्वीकार करने के तरीके के रूप में उनसे भेंट की रकम ली जाने लगी। साम्राज्य के इस विस्तार ने उन्हें संसाधनों का भंडार तो मिल गया, मगर उसके लिए उन्हें कड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। मराठों के सैन्य अभियानों के कारण अन्य शासक भी उनके खिलाफ हो गए, क्योंकि इनकी एक समय पर लालसा इतनी बढ़ गई थी साम्राज्य विस्तार की कि इन्होंने ये नहीं देखा कि कौन सा साम्राज्य है कौन सा नहीं है, क्योंकि इन्होंने साम्राज्य के निर्माण की शुरुआत तो की थी एक हिंदू राष्ट्र की तरह, एक हिंदू पातशाही जो छत्रपति शिवाजी ने सिद्धांत दिए कि हम हिंदुओं के लिए साम्राज्य निर्माण कर रहे हैं, हम हिंदुओं की रक्षा करेंगे। और बाद में इन्होंने क्या किया, हिंदू राज्यों पर ही आक्रमण किया। यही कारण है कि 1761 में जब अहमद शाह अब्दाली ने इन पर आक्रमण किया, जब अंग्रेजों ने इन पर आक्रमण किया, तो इनके पड़ोसी हिंदू राज्यों ने इनकी सहायता नहीं की। क्यों नहीं की? क्योंकि बहुत लंबे समय तक इनने उनका शोषण किए, उनसे कर वसूले, बहुत ज़्यादा धन लूटपाट की, जिसके कारण इन्होंने अपने साम्राज्यों को ही नुकसान पहुंचाया। और कौटिल्य कहते हैं दोस्तों उनके सप्तांग सिद्धांत में कि आपके पड़ोसी आपके मित्र होना चाहिए, अगर आपके शत्रु होंगे तो आपका पतन निश्चित है। दोस्तों, अंतहीन सैन्य अभियानों के साथ साथ मराठों ने एक प्रभावी प्रशासन व्यवस्था तैयार की। जब किसी इलाके में एक अभियान पूरा हो जाता था तो और मराठों का शासन सुरक्षित हो जाता था, तो वह स्थानीय परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए धीरे धीरे भू राजस्व की मांग की गई, कृषि को प्रोत्साहित किया गया और व्यापार को पुनर्जीवित किया गया। इसके लिए इससे सिंधिया, गायकवाड़ और भोसले जैसे मराठा सरदारों को शक्तिशाली सेनाएं खड़ी करने के लिए संसाधन मिल सके। इसके बाद में देखिए, 1720 के दशक में मालवा में मराठा अभियानों ने उस क्षेत्र में स्थित शहरों के विकास व समृद्धि में कोई हानि नहीं पहुंचाई। उज्जैन सिंधिया के संरक्षण में और इंदौर होलकर के आश्रय में फलता फूलता रहा। ये शहर हर तरह से बड़े और समृद्धशाली थे। वे महत्वपूर्ण वाणिज्यिक और सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में कार्य कर रहे थे। मराठों द्वारा नियंत्रित इलाकों में व्यापार के नए मार्ग खुले। चंदेरी के क्षेत्र में उत्पादित रेशमी वस्त्र में मराठों की राजधानी पुणे में नया बाजार मिला। बुरहानपुर पहले आगरा और सूरत के बीच की दूरी पर ही अपने व्यापारी में संलग्न था, लेकिन अब
अब उसने अपने वाणिज्य भीतरी क्षेत्रों को बढ़ाकर दक्षिण में पुणे और नागपुर को तथा पूर्व में लखनऊ और इलाहाबाद को शामिल कर लिया। यानी कि अब पुणे और नागपुर, लखनऊ और इलाहाबाद जैसे नए व्यापारिक केंद्र खुल रहे थे और इसका श्रेय था मराठा साम्राज्य के विस्तार। अब यहाँ पर हम दूसरे नोट्स समझते हैं इसके बाद के। ये नोट्स जो है ये NCERT क्लास 8 के चैप्टर 2 से है और यहाँ पर हम ये समझेंगे कि इस कहानी के बाद में यानी कि 1761 के बाद में इनकी क्या हाल होती है। 18वीं शताब्दी के आखिर से कंपनी मराठों की ताकत को भी काबू करने और ख़त्म करने के बारे में सोचने लगी थी। 1761 में पानीपत की 14 जनवरी 1761 को युद्ध हुआ था। पानीपत की तीसरी लड़ाई में हार के बाद दिल्ली से देश का शासन चलाने का मराठों का सपना चूर चूर हो गया। उन्हें कई राज्यों में बांट दिया गया। इन राज्यों की बागडोर सिंधिया, होलकर, गायकवाड़ और भोसले जैसे अलग अलग वंशों के हाथों में चली गई। ये सरदार एक पेशवा यानी कि सर्वोच्च मंत्री के अंतर्गत एक कॉन्फेडरेसी यानी कि राज्य मंडल के सदस्य थे। पेशवा इस राज्य मंडल का सैनिक और प्रशासनिक प्रमुख होता था और पुणे में रहता था। जैसे कि हमने समझा था, पुणे उनकी राजधानी थी। महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस 18वीं शताब्दी के आखिरी दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे और दो प्रसिद्ध मराठा योद्धा थे आपने देखा। और एक के बाद एक कई युद्ध में कंपनी ने मराठों को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिए। पहला युद्ध 1782 में हुआ, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, और मतलब पहले हो गया था और इसमें सालवाई की संधि के साथ यह खत्म हुआ जिसमें कोई भी पक्ष नहीं जीत पाया। दूसरा अंग्रेज मराठा युद्ध 1803 से 1805 कई मोर्चों पर लड़ा गया। इसका नतीजा यह हुआ कि उड़ीसा और यमुना के उत्तर में स्थित आगरा व दिल्ली सहित कई भूभाग अंग्रेज के कब्जों में आ गए। अंततः 1817 से 19 के बीच लड़े गए तीसरे आंग्ल मराठा युद्ध में मराठों की ताकत को पूरी तरह कुचल दिया गया। और यहाँ पर जो इस समय का गवर्नर जनरल था हेस्टिंग्स, 1813 से 1823 के आसपास उसका समय काल था, उसने पेशवा पद की समाप्ति कर दी और पेशवा को पुणे से हटाकर कानपुर पेंसिल लेकर भेज दिया। और जो इस समय पर प्रताप राव महाराज करके, छत्रपति प्रताप राव करके थे, जो छत्रपति के वंशज थे, उन्हें एक बहुत ही छोटा सा गांव टाइप का एक राज्य देकर भेज दिया गया ताकि जनता में आक्रोश ना हो कि हमारे राजा के साथ क्या किया। तो देखिए अंग्रेज़ों की कितनी कुटिल चालाकी थी। उन्होंने पेशवा को कहाँ भेज दिया और छत्रपति को कहाँ भेज दिया। अब बिंदु के दक्षिण में स्थित पूरे भूभाग पर कंपनी का नियंत्रण हो चुका था और 1818 में मराठा साम्राज्य पूरी तरह से समाप्त हो गया। बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय। दोस्तों इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। यहाँ पर हमने काफ़ी आसान तरीके से मैंने समझाने की कोशिश किया। हालांकि मैं कह सकता हूँ कि कई मामलों में कमज़ोर पड़ा होऊंगा या फिर आपको चीज़ें हो सकता है कि मुझसे बेहतर समझ में ना आई हों। तो दोस्तों बस मैं इतना ही कह सकता था कि मैंने अपनी तरफ से कोशिश की। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और भी मराठा साम्राज्य से जुड़े वीडियोस को देखने के लिए आप मराठा साम्राज्य की प्लेलिस्ट में जाएं और अपनी पढ़ाई को और भी बेहतर करें। वीडियो के अंत में बस इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आप इंद्रधनुष चाहते हैं तो आपको हालात की वर्षा सहन करनी पड़ेगी। भैया मेहनत करोगे तभी फल मिलेगा, वैसे ही नहीं मिलने वाला। फिर मिलते हैं अपने किसी और वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।